नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के चैप्टर संख्या 2 के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने क्लास देखी होगी चैप्टर 1 के बारे में, यानी चैप्टर संख्या 1 के बारे में मैंने विस्तार से बताया आपको कि हमने उसमें समझा कि भाई दुर्लभता क्या है, अवसर लागत के बारे में आपको बताया और साथ ही साथ में हमने आर्थिक समस्या क्या होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न आखिरकार क्यों होती है, सब कुछ एकदम से डिटेल में आपको समझा करके बताया। बीए में अगर आप हैं तो आपकी परीक्षा में प्रथम सेमेस्टर में क्वेश्चंस आता ही रहता है। इसी प्रकार से आज हम चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में आपको सेकंड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? आर्थिक प्रणाली, परिभाषा आर्थिक प्रणाली की क्या होती है, आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार की होती है और आर्थिक प्रणाली की आखिरकार क्या क्या विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको हम बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे और जो क्वेश्चंस जहां से पुटअप होंगे सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। लिखना कैसे है परीक्षा में भी बताएंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग से मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है, वो भी एक प्रकार से बहुत ही धाकड़ अंदाज में प्रीवियस ईयर के लगभग मान करके 2022, 2023, 2024, 2025 इन सभी में क्वेश्चंस क्या पूछे गए इसी के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है 2026 के लिए, 2027 के लिए। यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चैप्टर संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 हमने देखा था जिसमें हम लोगों ने अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या देखा। इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो के बाद। तो ये सब आपका हो गया था। अब दूसरा चैप्टर में हम लोग, चूंकि यूनिट नंबर जो आपकी 1 है उसमें कई चैप्टर है, यूनिट नंबर 1 में 6 चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दूसरा चैप्टर आपका है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका क्या है भैया, समझने का प्रयास करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया आर्थिक प्रणाली। देखिए आर्थिक प्रणाली क्वेश्चन यहां से ऐसे पुटअप होता है, आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए और इसकी विशेषताएं बताएं। प्रकार यानी आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आर्थिक प्रणाली आखिरकार होती क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है आखिरकार, और इसी को समझेंगे बारीकी के साथ आपकी अपनी भाषा में, सरल भाषा में। सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चले देखिए आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम विभिन्न संस्थाओं की एक ऐसी बुनियादी संरचना है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। यानी कि आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, अर्थशास्त्र में जो भी कुछ चीजें की जाती हैं वो सब एक प्रणाली के अंतर्गत आती है, एक सिस्टम के अंतर्गत। हर एक देश को चलाने का, अर्थव्यवस्था को चलाने का एक ढंग होता है, एक सिस्टम होता है, एक गतिविधि चलाने का एक नियम होता है, एक मेथड होता है। उसी मेथड के बारे में जानेंगे। बिना सुव्यवस्थित आर्थिक प्रणाली के आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुचारू ढंग से नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं और एक व्यवस्थित क्रम में, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध तरीके से नहीं कर रहे हैं तो वह मात्र एक व्यवहारिकता हो जाएगी, वह एक वैज्ञानिकता उसमें नहीं आ पाएगी। क्योंकि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसको सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्धता के साथ हमको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आपके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 से 8 वर्षों से मेहनत कर रहा है और उसका नतीजा आप ले रहे हैं और उसको लेना भी चाहिए। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो शायद मुझे ना जानते हो, लेकिन जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आपके लिए दिन रात मेहनत करता है और आपकी परीक्षा का सटीक विश्लेषण करता है। परीक्षा में क्या आने वाला है, परीक्षा से 1-2 दिन पहले आपके लिए मॉडल पेपर बनाया जाता है और उसमें परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस को बताया था कि भाई ये क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में रिसर्च की जाती है कि पिछले साल कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से पर्चे में कितने क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, ये सब चीजें। मैं एक वीडियो ये बनाऊंगा, टॉप 10 टॉपिक, 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स के या जियोग्राफी के, पॉलिटिक्स के, हिस्ट्री के, किसी भी सब्जेक्ट के। तो हर एक जो है सब्जेक्ट के एक टॉपिक की वीडियो बना दूंगा कि भाई यहां से इस टॉपिक से प्रश्न पिछले 4-5 वर्षों में लगातार आए हुए हैं। तो ऐसे में आपको अंदाजा लगेगा कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली की संरचना पर आधारित होता है ताकि वहां के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर सके। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन नाम की एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि किसी आर्थिक प्रणाली को नियमों के एक समूह की उनके औचित्य को प्रमाणित करने के लिए एक विचारधारा की
तथा व्यक्ति के विवेक की जिसके द्वारा उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सके आवश्यकता होती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, आर्थिक प्रणाली को चलाने के लिए नियमों के एक समूह की जरूरत पड़ती है, उसके औचित्य को प्रमाणित करने के लिए एक विचारधारा की जरूरत पड़ती है और व्यक्ति के विवेक की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति के विवेक के द्वारा क्या होता है, इन तीनों के द्वारा औचित्य को प्रमाणित करने के लिए एक विचारधारा, नियमों का एक समूह जो कि आर्थिक प्रणाली को आगे बढ़ाता है, ठीक है, व्यक्ति का विवेक, इन तीनों के द्वारा उसे पूरा करा जाता है। किसको? आर्थिक प्रणाली को पूरा किया जाता है और करने के लिए प्रयत्न कर सके आवश्यकता होती है। तात्पर्य यह है, यहाँ पर कहने का मतलब है आर्थिक गतिविधि, आर्थिक प्रणाली जो होती बेटा, ये किसी देश में कैसा सिस्टम होगा। जैसे मान लेते हैं, आपको एक उदाहरण के रूप में समझा दूं ताकि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो, ठीक है, आपकी अपनी भाषा में। 3 देशों का मैं उदाहरण लेकर के आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लूं स्क्रीन, तो आपको फिर यहाँ पर समझा करके बताता हूं, समझे यहाँ पर। हाँ, यहीं पर आप समझे बेटा। एक देश है कौन सा, आप सभी लोग नाम जानते होंगे, अमेरिका का। दूसरा देश है रूस और तीसरा देश है अपना भारत। इन तीनों के उदाहरण इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ये तीनों सटीक उदाहरण देते हैं तीनों आर्थिक प्रणाली का। आर्थिक प्रणालियां इन्हीं 3 टाइप की आप मानते हैं मुख्य रूप से, जो 3 आर्थिक प्रणालियां होती हैं, समझे। अमेरिका, सबसे पहले एक विचारधारा आती है, सामंतवाद का पतन हुआ, उसके बाद में एक विचारधारा आती है, पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म अंग्रेजी में कहते हैं। तो पूंजीवाद जो होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। दूसरी बात है, रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, पूंजीवाद जो होता है, इसमें क्या होता है, हर एक चीज प्राइवेट हाथों में होगी। उत्पत्ति के साधन, उत्पादन के साधनों पर एक निजी स्वामित्व होगा, किसी मंत्री मतलब किसी व्यक्ति का। प्रॉफिट, वो लाभ कमाने के लिए कोई भी चीज करेगा। सरकारी यहाँ पर कोई चीज नहीं होगा, यानी कि प्राइवेट स्कूल होंगे, प्राइवेट कॉलेज होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी, प्राइवेट बस चलेंगी, प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट होगा यहाँ पर। कहां पर, अमेरिका में। केवल जिसके पास पैसा है वही पावरफुल है और वो अपने लाभ कमाने के लिए वो एक प्रकार से जनता का शोषण करता है। कहने का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसके पास पूंजी है, जिसके पास पैसा है, वही आगे बढ़ेगा। पूंजीवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का घोर विरोध किया एक विद्वान थे, उनका नाम था, एक का नाम था मार्क्स एंजल्स, एक का नाम था कार्ल मार्क्स। आप लोगों ने नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद के बड़े प्रणेता है, साम्यवाद के। उसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था थी पूंजीवाद, खूब दिनों तक चला, अपना रवैया, इसके तमाम दोष निकलने लगे। एक दूसरी विचारधारा आई, उसका नाम है समाजवाद। उसी समाजवाद विचारधारा पर आधारित है समाजवादी अर्थव्यवस्था। सॉरी, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी में क्या होता है, जो कुछ भी है सरकारी, यानी कि रूस में क्या है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ पर उत्पत्ति के साधन, उत्पादन के साधन जो भी है वो किसके हैं, समाजवाद के, यानी कि ये सरकार के हैं। हर एक चीज पर, उत्पत्ति के साधन, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है, यहाँ पर सरकार का अधिकार है, ठीक है। तीसरी बात, अब चूंकि रूस और अमेरिका ये 2 महाशक्तियां उभरी जो है पहले, अब भारत चूंकि बाद में आजाद हुआ 1947 में, तो भारत ने कहा कि भाई, तो कुछ कुछ देश जो थे, अधिकतर देश, जो देश समाजवाद को फॉलो करते हैं वो रूस के अंडर में आ जाते हैं, और जो अमेरिका को फॉलो करते हैं अमेरिका में। यहाँ पर सब कुछ प्राइवेट होता है, यहाँ पर सब सब कुछ सरकारी होता है। यानी ये क्या है, ये यहाँ पर एक प्रकार सब कुछ निजी सेक्टर है, ठीक है, निजी, निजी माने प्राइवेट, ठीक है, निजी। और यहाँ पर क्या है, सब कुछ सरकारी होता है, यहाँ पर जनता का सब कुछ होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या भारत ने कहा कि भाई देखो, हम ना तो रूस के एक सिस्टम मानेंगे, ना ही इसका मानेंगे। हम दोनों की जो अच्छाइयां हैं, बुराइयों को त्यागेंगे और दोनों से अच्छाइयों को मिला करके, यानी इन दोनों को मिला करके एक तीसरी विचारधारा निकली है, उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकारी और निजी, यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार की चीजें होती हैं। यहाँ पर भारत में आप देखते हैं सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी, सरकारी यूनिवर्सिटीज भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। तो ये होती है आर्थिक प्रणाली 3 टाइप की, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया। मिश्रित क्या होती है, जिसमें सरकारी बस भी हो, सरकारी सब कुछ सरकारी भी हो और सब कुछ प्राइवेट भी हो, दोनों के हिसाब से जैसा जैसा चाहे आदमी करे यूज, ठीक है। यानी कि ये, और रूस में क्या, सब कुछ समाज, यानी सब कुछ सरकार के हाथों में है।
यहाँ पर सब कुछ पूंजीपतियों के हाथों में है। तो ये आर्थिक प्रणाली हो गई। तो ये अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से सिस्टम चलाते हैं, तो यही आर्थिक प्रणाली होती है। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर निजी और सरकारी दोनों मिश्रित में क्या है, निजी प्लस सरकारी दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये क्लियर होता है कि भैया आर्थिक प्रणाली है क्या। अब इसको और भी लिखित टाइप में हम समझने का प्रयास करते हैं। बाकी आपको ओवरऑल जो पूरा चैप्टर का सार था उसको मैंने बता दिया, तो सार सार को गह लिए और थोथा दिए उड़ाए, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, आगे बढ़ते हैं। चले, आर्थिक प्रणाली की क्या विशेषता होती समझते का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली की विशेषताएं हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। पहली हेडिंग, व्यक्तियों का समूह होता है। आर्थिक प्रणाली पहली विशेषता की व्यक्तियों का समूह होता है। आर्थिक प्रणाली भिन्न भिन्न व्यक्तियों के समूह होते हैं जिनके मध्य यानी जिनके बीच आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता रहता है, उन समूह के व्यक्तियों के बीच में। उत्पादक वर्ग द्वारा विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी जो उत्पादन करने वाले उत्पादन करते हैं तमाम, और जो उपभोक्ता यानी जो उसको खाने वाले हैं, जो उसको यूज करने वाले हैं, उसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं का क्रय यानी विभिन्न वस्तुओं को खरीदा जाता है। कुछ जैसे कुछ खेतों में अनाज उत्पादन करते हैं, कुछ लोग अनाज को खरीद करके उसको खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रेता और जो है उत्पादक दोनों वर्ग यानी खरीदने वाले और जो है उत्पादन करने वाले दोनों अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के मध्य आर्थिक गतिविधियां चलती रहती हैं, ठीक है। हमने अनाज उत्पादन किया, हमने शहर में बेचा, वो फैक्ट्री वाले बनाए, फिर उसको वही अलग बेचा, ये सिस्टम चलता रहता है जो किसी न किसी प्रकार की आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता है, ठीक है। अभी आर्थिक प्रणाली निजी हो सकती है, सरकारी भी हो सकती है। दूसरी बात, संसाधनों का आवंटन होता है, इसमें संसाधनों का बंटवारा। आर्थिक प्रणाली में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग संसाधनों का आवंटन यानी बंटवारा भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अलग अलग संसाधनों का बंटवारा अलग अलग तरीके से होता है। यह आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि सीमित संसाधन से कैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त किया सके। यानी मनुष्य, चूंकि मैंने आपको पहले चैप्टर में बता रखा है कि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी है, असीमित इच्छाएं मनुष्य की लगातार पनपती रहती हैं। उन्हीं असीमित इच्छाओं को, अधिक से अधिक इच्छाओं को कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके कैसे एक प्रकार से पूर्ति करी जाए, ये एक प्रकार संसाधनों के आवंटन पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं तीसरी विशेषता क्या है आर्थिक प्रणाली की, नोट डाउन करते हुए चलेंगे सभी लोग। तीसरी विशेषता यह है आर्थिक प्रणाली की बाबू, देखिए आर्थिक प्रणाली का स्वरूप क्या होता है, गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक माने क्या होता है, लगातार गतिशील है, इसमें एक प्रकार से रुकावट नहीं होती, स्थिर नहीं है, एक प्रकार से परिवर्तनशील रहता है समय के हिसाब से। आर्थिक प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधनों के द्वारा करता है, अतः समय व परिस्थितियों के बीच या अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है, क्योंकि समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलाव आपको जरूरी होता है हर सिस्टम में। चौथी विशेषता यह है आर्थिक प्रणाली की कि विनिमय के द्वारा संगठन, विनिमय माने होता है एक्सचेंज। विनिमय माने क्या होता है, एक्सचेंज। जैसे कहते तनी तू हमें देखो तनी हम तुमका देखी, मतलब समझ रहे हो ना। यानी कहने का मतलब है कि आप हमको कुछ दे दो और हम आपको कुछ दे दें, समझ रहे हो। इसीलिए आप देखते एक उदाहरण समझे, एक नारा दिया था किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप जब कुछ देंगे तभी तो आपको हम कुछ देंगे, समझ रहे हैं ना। तो उसी को विनिमय कहा जाता है। अर्थशास्त्र में विनिमय माने एक्सचेंज, एक्सचेंज कर लेना। पहले मुद्रा जब नहीं चलती थी तो हम, जैसे हमारे पास गेहूं हुआ, हम अपना गेहूं आपको दे दिए, आपसे चावल ले लिए, आपका हमारे पास चावल हो तो हम चावल आपको दे दिए, आपसे गेहूं ले लिया, सरसों ले ली, जो भी हमको लेना था। तो एक्सचेंज वस्तुओं के माध्यम से हुआ करता था। आजकल क्या है, मुद्रा के माध्यम से एक्सचेंज होता है। जैसे आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं तो आप उसको 150 या 200 रुपए देते हैं, एक बढ़िया से शर्ट वो आपको निकाल करके देता है, ठीक है, दुकानदार। तो आप उसको मुद्रा देते हैं, राजकीय मुद्रा, और आपको वो बढ़िया सा सूती वस्त्र आपको प्रदान करता है। ऐसे ही आप जाते हैं 10 रुपए का चॉकलेट खरीदते हैं, तो आप 10 रुपए देते, फिर वो पन्नी में पैक एक चॉकलेट आपको दे देता है, पॉलिथीन में, आप उसको लेते हैं, उसको खाते हैं। तो ये कहने का मतलब यही एक्सचेंज होता है, इसी को विनिमय कहा जाता है अर्थशास्त्र की भाषा में। तो विनिमय द्वारा संगठन, विनिमय के द्वारा इकट्ठा होना संगठन होता है, ये एक प्रकार से आर्थिक प्रणाली विनिमय के द्वारा एक दूसरे को कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। आर्थिक प्रणाली का विनिमय एक केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है जो उपभोक्ता व उत्पादकों को संगठित करने का कार्य करती है। पांचवी विशेषता यह है कि समरूपता। देखिए आर्थिक प्रणालियों में समरूपता पाई जाती है क्योंकि इसका मुख्य कार्य लोगों की संतुष्टि में वृद्धि करना है। लोग अधिक से अधिक संतुष्ट हों, अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हो लोगों की। अतः सभी आर्थिक प्रणालियों का उद्देश्य लगभग एक सा होता है, चाहे वो आर्थिक प्रणाली जो है
पूंजीपति हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो एक प्रकार से मिश्रित हो, सभी जनता के अधिकतम सुख प्राप्ति के लिए, अधिकतम उनके जो आवश्यकताएं उनकी पूरा करने के लिए ही होती है। ठीक है, आगे आर्थिक प्रणाली के प्रकार। आर्थिक प्रणाली तीन प्रकार की, वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर तीन प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। पहली है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली अमेरिका में, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था जो रूस में पड़ती है, तीसरी मिश्रित जो भारत में है। तो मैंने आपको इसका तीनों का उदाहरण पहले आपको समझा दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आपको हमारे कोर्स से ज्वाइन होना बेटा है, हमारे साथ जुड़ना है, सभी सब्जेक्ट के कोर्स प्राप्त करने हैं, इकोनॉमिक्स की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस प्राप्त करनी है, आप हमारे साथ जुड़ करके क्लास प्राप्त कर सकते हैं। 9161936062 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप एसएमएस कीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे बेटा, इस पे एसएमएस करेंगे अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे। सब्जेक्ट्स यहाँ पर सब्जेक्ट से लिखिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट यानी 4 से 5 सब्जेक्ट जो आपके होंगे उन सभी की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो रही है। आपके पास स्कैनर हम भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी और आपको जोड़ दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ये 100 रुपए फीस कितने सेमेस्टर की है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 100 रुपए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड का एक साथ चाहिए गुरुजी, तो कुछ कंसेशन मिलेगा। बिल्कुल इस समय ऑफर चल रहा है बाबू, जिनको भी जुड़ना जो जल्दी जुड़ेंगे। अभी जुड़ोगे तो आप 1 साल तक केवल 150 रुपए पढ़ोगे, यानी दोनों सेमेस्टर का एक साल लेंगे तो आपके लिए केवल 150 रुपए फीस लगेगी, 200 रुपए फीस आपकी नहीं लगेगी। यानी 200 रुपए फीस अब ना लग करके आपकी 2 सेमेस्टर की केवल एक सेमेस्टर, मतलब केवल 150 रुपए में आपको दोनों सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर भी। ठीक है, तो 1 साल की फीस केवल 150 रुपए, लेकिन 6 महीने की फीस केवल कितनी रहेगी आपकी 100 रुपए। यानी अगर आप 100 रुपए में जो ग्रुप ज्वाइन होते तो वहां पर पीडीएफ मिलेगी, ऑब्जेक्टिव की भी, लिखित की भी, सब कुछ आपको मिलेगा। केवल इकोनॉमिक सब्जेक्ट की नहीं, बल्कि जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट है, साथ ही साथ में को करिकुलर जो आपका होगा फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, उसकी भी तैयारी आपकी लगभग 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, 1000 क्वेश्चंस की तैयारी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे उसके। आप फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के लगभग और लगभग 10 क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के मैंने सॉल्व करके रख लिए हैं अभी से ही। अब वह आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, 1000 क्वेश्चंस, विभिन्न विश्वविद्यालय पूछे गए क्वेश्चंस, वो सब आपको मिल जाएंगे और उसका टिक लगा हुआ मिलेगा, बाकायदा साल में पेपर आपको दूंगा। ठीक है, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, आपको कहीं से सीरीज भी नहीं खरीदनी पड़ेगी उसकी। ऐसे ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की व्यवस्था हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव लिखित सबके, सभी सब्जेक्ट की और सभी जो भी मैं पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट, सभी की व्यवस्था की जाएगी, ऑब्जेक्टिव की भी, लिखित की भी। ठीक है, जिनको भी जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। तो दोनों सेमेस्टर का कर लेंगे बेटा तो आपके लिए केवल 150 रुपए लगेंगे। अभी जो है ऑफर है, जिनको भी जुड़ना वो जुड़ सकते हैं, लेकिन केवल एक सेमेस्टर के लेंगे, 1 साल लेंगे तो आपका जो है मिलेगा वो आपका 100 रुपए में, और फिर बाद में सेकंड करेंगे तब भी आपका 100 लगेगा। लेकिन आप केवल अगर दोनों का 1 साल लेते हैं तो आपका 150 में ही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का आपको, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा जो भी मैं पढ़ाता हूँ, सभी जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, साइकोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान, सब कुछ आप सारे सब्जेक्ट आपका मिलता रहेगा यहाँ पर। परेशान हो, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, को करिकुलर सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर ये चीजें आपकी हो गई। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपके लिए और व्यवस्था ये होगी, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे मॉडल पेपर हो गया, ठीक है, रिवीजन क्लास हो गया, महासंग्राम क्लास, महामैराथन क्लास, सब कुछ आपको सबकी पीडीएफ मिलेगी, आपके लिए व्यवस्थित तैयारी हो जाएगी बहुत कम फीस में। जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, जिनको भी एसएमएस करना तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक प्रणाली के प्रकार आपके हो गए। आप पहली आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है समझे। हेडिंग डालेंगे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। देखिए, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है, यानी कि व्यक्तिगत यानी जो भी कंपनी या जो भी संस्था होती है उस पर निजी स्वामित्व होता है, व्यक्ति का खुद मालिकाना होता है, सरकार का नहीं। प्राकृतिक व मानव निर्मित सभी संसाधनों का उपयोग व्यक्तिगत संतुष्टि व लाभ के लिए किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, जनता के कल्याण के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की आपस में लाभ प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा होड़ लगी रहती है। अपनी क्षमता के अनुसार संसाधनों का एकत्रीकरण व लाभ में वृद्धि की जा सकती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इस पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के समर्थक रहे हैं, जैसे प्रोफेसर एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, जेबीसे हैं जिन्होंने बाजार का नियम दिया है, प्रोफेसर मार्शल हैं, प्रोफेसर पीगू हैं। ये सारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो हैं, इन सभी लोगों ने पूंजीवाद का जम करके समर्थन किया। ठीक है, आर्थिक प्रणाली के विकास में योगदान इन सभी विद्वानों ने किसने, तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के विद्वान कौन कौन से, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, उपभोक्तावाद का
या जेएस मिल जो है ये जर्मी बेंथम के शिष्य हैं, ठीक है। और ये क्या नाम है जो है सुखवाद की बात करते हैं, उपभोक्तावाद उपयोगितावाद की बात करते हैं। जेबीसी बाजार का नियम देते, बड़ा फेमस विद्वान है। प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। इन सभी लोगों ने, ये सब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, इन लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के प्रमुख लक्षण क्या है, इसकी क्या क्वालिटी होती है बाबू? देखिए, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में क्या होता है, निजी संपत्ति होती है, पर्सनल जो संपत्ति है खुद की होती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत या व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति का बना सकता है, इसकी वृद्धि कर सकता है, इस बढ़ी हुई परिसंपत्ति से व्यक्ति अनार्जित आय सृजित कर सकता है, यानी कि बहुत लाभ कमा सकता है इससे, ठीक है। इसमें जनता का कल्याण नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ पर काम किया जाता है। जैसे प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते नहीं, वो एक प्रकार से निजी यानी अपने लाभ के लिए प्राइवेट स्कूल खोलते हैं। प्राइवेट बस कैसे क्यों चलती है, वो लाभ के लिए चलाते हैं, ठीक है, उनको लाभ मिलता है। मुक्त व्यापार, दूसरी विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, मुक्त व्यापार होता है पूंजीवादी में। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, जबकि समाजवादी में क्या होगा, सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में करती है। परिणाम स्वरूप मुक्त व्यापार लोगों के मध्य प्रतिस्पर्धा का विकास करता है, लोग कंपटीशन करते हैं, लोग एक दूसरे से लाभ कमाने के लिए हमेशा जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी से आगे बढ़ना चाहती है, दूसरे तीसरे से, इस तरीके से लगातार होड़ बनी रहती है। लोग अपने उत्पाद व सेवाओं को विशेषीकृत कर अद्वितीय करने का प्रयास करते हैं ताकि अन्य लोगों से अधिक वो लाभ कमा सकें, ठीक है। इसके अलावा तीसरी विशेषता यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कि व्यक्तिगत हित हित होता है, इसमें यानी पर्सनल जो है फायदा होता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत हित सर्वोपरि होता है, व्यक्तिगत अपने लाभ के अनुसार कार्य करता है व्यक्ति, और सतत रूप से लाभ को अधिक करने का प्रयास करते हैं लगातार। जैसे आज 100 रुपया कमान तो कल सोचेगा कि हमको 200 कमाना है, परसों 300 कमाना है, इस तरीके से वो अपने लाभ के लिए लगा रहता है। चौथी बात है केंद्रीय नियोजन, ठीक है। इसमें केंद्रीय नियोजन का अभाव माने कमी होती है, क्योंकि बाजार का संचालन स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा के माध्यम से होता है, कंपटीशन होता है, जो जितना अच्छा माल कर रखेगा वही उसका बिकेगा, ठीक है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, केंद्रीय कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, पूंजीवाद में, जबकि समाजवाद में ये सब होता है। आगे देखेंगे, पांचवी विशेषता है उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता माने होता है सॉवरेनिटी, यानी उपभोक्ता जो होता है सर्वोपरि होता है यहाँ पर, यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं होता। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है, सॉवरेनिटी होती है। प्रत्येक उत्पादक जो होता है अपने उत्पाद को एक विशेष तरीके से बाजार में प्रस्तुत करता है ताकि उसका उत्पाद उपभोक्ताओं को पसंद आए। जैसे कि आप देखते हैं, आपको शॉपिंग मॉल में जाएंगे, तमाम प्रकार की दुकानें, तमाम प्रकार के प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के लगे होते हैं। अब आप इस कंपनी खरीदते हैं कि उस कंपनी खरीदते हैं, उपभोक्ता को लुभाने के लिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके के नुस्खे अपनाती है कि ताकि हमारा कपड़ा लोग पहने, हमारा चप्पल पहने, हमारे कंपनी की किताब खरीदे, हमारे कंपनी का मोबाइल खरीदे। तो ये इस तरीके से आप देखते हैं अलग अलग कंपनी होड़ लगाए रहती है। जैसे सैमसंग हो गया, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, एप्पल हो गया, तो ये सब कंपनियां देखते हैं अलग से अलग होड़ लगाई रहती है, अलग से अलग ब्रांड बनाती है। तो ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट सेक्टर है, यही सब पूंजीवादी है, या लाभ कमाने के लिए तमाम प्रकार की चीजें बनाती रहती है जनता को पसंद करने के लिए, ठीक है, वही चीज है। छठी विशेषता व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है इसमें। इस आर्थिक प्रणाली में व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार अपना व्यवसाय, अपना काम चुन सकता है, सरकार कोई दबाव नहीं होता, और व्यवसाय परिवर्तन भी कर सकता है। मानते आज दुकान खोला है, दुकान मतलब कि किसका, मोबाइल का, कल वही जो है सब्जी का ठेला भी लगा सकता है, परसों फल लगा सकता है, तो वो अपने हिसाब से स्वतंत्र है। बचत और विनियोग, इस आर्थिक प्रणाली में बचत और विनियोग का निर्णय व्यक्तिगत होता है, किसी अन्य व्यक्ति का दबाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। वर्तमान नीतियों के अनुसार व्यक्ति बचत और विनियोग का निर्णय कर सकता है, और वो सब एकदम स्वतंत्र होता है उस मामले में, ठीक है। ये सब इसकी विशेषता होती है। इसके अलावा साहसी की भूमिका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली में साहसी की भूमिका होती है, क्योंकि किसी नए प्रोजेक्ट में संसाधनों के व्यय हेतु साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि भविष्य के अनिश्चित परिणाम के कारण से लाभ व हानि दोनों हो सकती है। ऐसे में एक प्रकार से जो पूंजीवादी होते हैं उनके पास जो है पैसा वो लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, मानते हैं वो 10 करोड़ रुपया लगा दिया किसी बिजनेस में, अब वो जरूरी है कि वो सफल ही हो जाएगा 10 करोड़ लगाने के बाद, नहीं हो सकता है वो लाभ कमाए, हो सकता है उससे उसमें घाटा हो जाए, तो घाटा भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि वह वो रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है, यानी कि इसमें साहसी की भूमिका, जो व्यक्ति साहसी होता है वही व्यक्ति एक प्रकार से पूंजीवादी बन सकता है। इसके अलावा अगला व्यापार चक्र, देखिए पूंजीगत आर्थिक प्रणाली में व्यापार चक्र भी पाए जाते हैं जो समय परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता वर्ग के बीच आर्थिक गतिविधियों के स्वतंत्र संचालन की वजह से व्यापार चक्र पाए जाते हैं, जिसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। व्यापार में कभी कोई चीज महंगी, कोई चीज सस्ती, कभी लाभ कभी हानि,
जो अधिक उत्पादन व न्यून उत्पादन के कारण से होता है, कभी ज्यादा उत्पादन हो जाएगा तो उससे दिक्कत आएगी और कभी कम हो जाएगा तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब जो है पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं, तो अलग से भी पूछा सकता है प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बारे में उसकी विशेषताएं या उसके लक्षण बताएं, तो आप बता सकते हैं सब। ये सब लघु दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं। आय की असमानता, देखिए आर्थिक गतिविधियों के स्वतंत्र संचालन होने के कारण से लोगों के प्राप्त लाभ में भिन्नता रहती है। कुछ लोग अपनी आवश्यकता पूर्ति से अधिक आय अर्जित कर लेते हैं, जितनी उनकी आवश्यकता उससे ज्यादा लाभ कमा लेते हैं। कुछ कंपनियां जो होती है जरूरत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाती, कुछ लोग लाभ कमा लेते, कुछ लोग लाभ कमा भी नहीं पाते। परिणाम स्वरूप लोगों की आय असमानता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। लोगों किसी के पास बहुत पैसा, किसी के पास पैसा ही नहीं है, ये सब चीजें होती है। इसके अलावा वर्ग संघर्ष यहाँ पर पाया जाता है। आर्थिक प्रणाली स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, जिसके कारण से धनी वर्ग जो होता है उनकी आय बढ़ती रहती है, जबकि जो गरीब की आय है वो स्थिर रहती है या फिर कम होती जाती है। अतः वर्ग संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। इसी वर्ग संघर्ष का विरोध किया कार्ल मार्क्स नाम के एक विद्वान ने, जिन्होंने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, जिन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक पुस्तक लिखी। ठीक है, ये सब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं या लक्षण या गुण ऐसे कह सकते हैं, या फिर हानि भी। सामाजिक कल्याण का अभाव है यहाँ पर, यानी समाज का कल्याण नहीं होता, जनता का कल्याण के लिए नहीं काम करता, क्योंकि सामाजिक अर्थव्यवस्था जो होती है वो जनता का कल्याण करती है, लोग पब्लिक हित के लिए काम करती है वो। ठीक है, जबकि ये जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए करती है। यहाँ सामाजिक कल्याण का अभाव, यानी अभाव माने कमी पाई जाती है, क्योंकि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली लाभ के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ये कल्याण के सिद्धांत पर काम नहीं करती, जबकि आर्थिक व्यवस्था जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक कल्याण पर बात करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं वगैरह हो गई, मैंने समझाई आपको। दूसरी बात, अब दूसरी प्रणाली आपकी है बेटा, वो है समाजवादी आर्थिक प्रणाली। समाजवादी आर्थिक प्रणाली हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए, क्योंकि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली पहले आई, फिर उसके अंदर उसमें तमाम दोष हुए, फिर उसको खत्म करने के लिए ये समाजवादी अर्थव्यवस्था आई। फिर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के दोषों को हटाने के लिए और इन दोनों की विशेषताओं को शामिल करके मिश्रित अर्थव्यवस्था आई। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप समझ रहे हैं चीजों को, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चले, इस आर्थिक प्रणाली में स्वामित्व का अधिकार सामाजिक होता है, सभी का होता है। जो भी सेक्टर होता है, हर एक उत्पादन के उत्पत्ति के साधनों पर जनता का हक होता है, सरकार उसका मुखिया होता है। सरकार जनता का हित यानी कल्याण चाहती है सामाजिक अर्थव्यवस्था में, अर्थात संसाधनों व लाभ पर अधिकार सरकार का होता है और सरकार जनता का हित चाहती है। सरकार संसाधनों का आवंटन सभी की आवश्यकताओं व कार्य क्षमता के अनुसार करता है, किसको कितना चाहिए वो सरकार देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। समाजवादी प्रणाली की क्या विशेषता है? समाजवाद में क्या, सब कुछ सरकारी होता है। ठीक है, सरकारी बस, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज, सब कुछ सरकारी। इसकी विशेषता हेडिंग डालेंगे सरकारी प्रणाली की, सॉरी समाजवादी प्रणाली की विशेषताएं। तो समझ में आ गया, मैंने आपकी अपनी भाषा में समझा दिया। जो सरकारी जहां पर सब कुछ है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर सब कुछ प्राइवेट है वो जो है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर सरकारी और प्राइवेट दोनों है वहां पर आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, पहली विशेषता लिखेंगे समाजवादी प्रणाली की, उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। वहां पर क्या था, निजी स्वामित्व होता है, पर्सनल व्यक्ति का होता है। देखिए, समाजवादी आर्थिक प्रणाली में प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार के संसाधनों पर सरकार या संस्था का अधिकार होता है, जो कि सभी जनता के लिए लाभ सोचती है, सभी जनता को एक प्रकार से कल्याण करती है, इसमें शोषण नहीं किया जाता, ताकि संसाधनों का उपयोग सभी की आवश्यकता के अनुसार किया जा सके, किसी का शोषण ना हो। पहली विशेषता। ठीक है, दूसरी विशेषता देखेंगे। दूसरी विशेषता, उत्पादन व वितरण। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में वस्तुओं व सेवाओं का आवंटन, आवंटन माने वितरण यानी कि बंटवारा, सरकार के द्वारा किया जाता है संसाधनों का। इसमें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है और कितना एक प्रकार से वस्तु को बंटवाना है, वस्तु का किस प्रकार वितरण करना है, ये सब सरकार निर्धारित करती है और जनता में बराबर बराबर चीजों को आवंटित करती है, बांटती है। आर्थिक नियोजन, अगली विशेषता। देखिए, समाजवादी आर्थिक प्रणाली में विकास हेतु विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाएं बनाई जाती है ताकि जनता का कल्याण हो सके। इन योजनाओं में सर्वाधिक प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, जिनकी शुरुआत रूस देश के द्वारा शुरू की गई थी। पंचवर्षीय भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। ठीक है, ये भारत आजाद हुआ तो रूस में आप देखते हैं ये आर्थिक प्रणाली लागू है। चौथी बात, निजी संपत्ति का अभाव, यानी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, निजी संपत्ति नहीं रखा जाता।
इस आर्थिक प्रणाली में निजी संपत्ति का कमी होती है, अभाव होता है, क्योंकि संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का रहता है, किसी व्यक्ति का नहीं रहता, पूंजीपति का नहीं रहता। सरकार अपने उद्देश्य के अनुसार संसाधन का वितरण जो है वो करती रहती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। पांचवी विशेषता, समाजवादी आर्थिक प्रणाली में कीमत तंत्र भी नहीं पाया जाता है। कीमत तंत्र नहीं पाया जाता है। सरकार के द्वारा निर्धारित दाम पर वस्तुओं का बेचा जाता है, यानी कि सरकार डिसाइड करती है कि किसी वस्तु का दाम कैसा होगा, ये सरकार डिसाइड करती है। ये एक प्रकार से पूंजीपति नहीं डिसाइड करता। इसके अलावा समाजवादी आर्थिक प्रणाली पर सरकारी नियंत्रण के कारण शोषण का अभाव, यानी शोषण यहाँ पर बहुत कम होता है, क्योंकि इस आर्थिक प्रणाली में सभी को समान अधिकार मिलता है, सभी को समान अधिकार मिलता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं आता है। सातवीं बात है, इसमें अंतर्निहित आय नहीं पाई जाती है। अंतर्निहित आय मुख्यतः पूंजीवादी प्रणाली में पाई जाती है। वह आय जो आपके संसाधनों के उपयोग के बदले दी जाती है, भौतिक रूप से आय को प्राप्त करने में श्रम ना किया गया हो, तब ऐसी आय को अनार्जित आय कह सकते हैं। जैसे कि किराया, लागान, जैसे बहुत सारे लोगों के पास खेत है, आप खेत वो दे देते हैं किसी को एक प्रकार से, बस केवल खेत उनका, इस वजह से उनको पैसा जो है जो उत्पादन कर रहा है वो भी दे रहा है। आपका मकान आपने बनवा लिया 10 मंजिला का और आप किराए पर दे दिए, तो अनार्जित आय है वो, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो आप बिना मेहनत के कमा रहे हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि भाई उसने मेहनत नहीं किया, मेहनत करके आपने घर बनवा लिया, फिर तो कहने का मतलब है कि बिना मेहनत के वो उस समय मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उसको चीजें मिल रही हैं। तो वही चीजें हैं, जैसे ब्याज का धन हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सब सामाजिक अर्थव्यवस्था की विशेषता मैंने आपको बता दी। अगली विशेषता है अपनी, जो भारत देश में पाई जाती है, वो है मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली का विकास आजादी के बाद मुख्यतः भारत में किया गया है। इस आर्थिक प्रणाली में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों आर्थिक प्रणालियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। समय परिस्थितियों के अनुसार सरकार अपनी भूमिका बदलती रहती है इसमें। ठीक है, जैसे भारत में निजी क्षेत्र पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अनुसार कार्यरत है, जबकि सरकारी संस्थान समाजवादी प्रणाली पर कार्यरत है। वर्तमान समय में मिश्रित आर्थिक प्रणाली की उपयोगिता बढ़ती जा रही है और लगातार मिश्रित व्यवस्था होती है। यहाँ पर सरकारी बस भी, सरकारी प्राइवेट सब कुछ आपको मिलता रहता है। इस तरीके से आप लोगों ने सरकारी और प्राइवेट के मिलने से मिश्रित देखा है। नहीं, अपने यहाँ पर भारत में क्या है, सरकारी बस भी चलती है, प्राइवेट बस भी चलती है। ठीक है, पूंजीवाद में क्या है, केवल पूंजीवाद में क्या होगा, केवल प्राइवेट बस चलेगी। समाजवाद में क्या होगा, केवल सरकारी, मतलब समाजवादी में क्या होगा, केवल जो है सरकारी बस चलेगी। ऐसे मैंने आपको डिटेल में पूरी जानकारी दी थी, समझा दिया ना। तो इस तरीके से आपका दोनों दो एक प्रकार से जो आपका दूसरा चैप्टर था वो भी आपका संपन्न हुआ। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा चैप्टर जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो तीसरे चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे बाबू, तीसरा चैप्टर जो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे मांग से आप क्या समझते हैं, मांग किसे कहते हैं और इसको निर्धारित करने वाले कारकों का उल्लेख, यानी मांग क्यों डिसाइड, मांग को निर्धारित, मांग कैसे निर्धारित होती है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, उसके बारे में समझेंगे। मांग ये वाली मांग नहीं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वो वाली मांग की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर उस वाले मांग की बात हो रही बाबू, कौन से मांग की, यहाँ पर मांग हो रही मानी, मांग माने डिमांड। डिमांड यानी कि हमको क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से सप्लाई करना। ठीक है, तो डिमांड यहाँ पर बेटा जो है उसके बारे में चर्चा करें, डिमांड होती क्या है। डिमांड एंड सप्लाई में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स टिका हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 में डिमांड के बारे में, मांग के बारे में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे और देखेंगे और भी चैप्टर आपके समक्ष रखेंगे, ये सब आपको मिल जाएगा। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही व्यवस्था कर दी गई है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझा रहा हूँ। देखिए, तो तीसरे चैप्टर में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, आपको समझा दूं एक बार फिर से। इसी में जब आपका तीसरा चैप्टर आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे मांग की परिभाषा और निर्धारक तत्व, तो मांग डिसाइड कैसे होती, मांग क्यों उत्पन्न होती है, उसके बारे में बताएंगे। फिर चौथा चैप्टर आएगा, चौथे चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे, चौथे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे भाई, चौथे चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे मांग के प्रकार, मांग कितने प्रकार की होती है। कीमत मांग हो गई, जैसे आय मांग हो गई, और आड़ी मांग यानी तिरछी मांग। तो कीमत मांग क्या है, आय मांग क्या है, और तिरछी मांग यानी आड़ी मांग क्या है। इन तीनों मांग को समझाऊंगा, परीक्षा में यहाँ से खूब प्रश्न आपसे आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब पांचवा चैप्टर आपका आएगा, कौन सा, पांचवें चैप्टर में हम चर्चा करेंगे मांग और पूर्ति के बहुत सारे नियम है। मांग और पूर्ति के क्या नियम, डिमांड एंड सप्लाई के नियम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, क्वेश्चन सब लगातार परीक्षा में आते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग छठवें चैप्टर में देखेंगे कौन सा, अर्थव्यवस्था में बाजार का वर्गीकरण, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, अल्प विकसित, अर्ध विकसित, तमाम प्रकार के बाजार हैं, सबके बारे में, पूर्ति प्रतिस्पर्धा वाला बाजार क्या होता है, सारी चीजें बताएंगे।
अर्थव्यवस्था में बाजार क्या होता है, बाजार कितने प्रकार का होता है, सब कुछ आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 6 में। इस तरीके से 6 चैप्टर्स के माध्यम से हम जो है संपूर्ण इकाई संख्या 1 के बारे में अध्ययन कर लेंगे। फिर उसके बाद में इकाई संख्या 2 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इकाई संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। इकाई संख्या 1 में लगभग में यही से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर इकाई 2 चर्चा करेंगे, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से हम मतलब ऐसे चीजें चर्चा होती रहेंगी आपकी। और जैसे आप देखते हैं तो ये आपका होगा इतना क्लास। इसके बाद में जो फर्स्ट इकाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फिर उसके बाद में आपके मॉडल पेपर शुरू कर देंगे हम। रिवीजन क्लास ऑब्जेक्टिव के सभी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं उठाऊंगा और मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास के माध्यम से सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा दूंगा जो अब तक परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालय पूछे गए हैं, जो जिनकी संभावना 2026, 2027, 28 में पूछे जाने की है, उन सभी को मैं आपको समझा दूंगा। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको हमारे से जुड़े रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।